कि आप सब लोगों को पता है गुड कि लास्ट आफ्टरनून लेक्चर सेशन में हम लोगों ने सर। प्रैग्मैटिज्म यानी प्रयोजनवाद के बारे में जाना था कि प्रयोजनवाद क्या है। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि नाम से ही आपको पता चलता है कि प्रयोजन और प्रयोजन का आशय होता है कारण, अर्थात प्रयोजनवाद को कारणवाद के नाम से भी जानते हैं। प्रयोजनवाद को बताया था कि यह एक भौतिकवादी दर्शन है और यह पुराने मूल्यों पे विश्वास नहीं करता है, अर्थात शाश्वत मूल्यों पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं। ये चीज हम लोगों ने प्रयोजनवाद के बारे में कल जाना था। साथ साथ प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इन चीजों के बारे में जाना था। नेक्स्ट कड़ी में आज हम लोग प्रयोजनवाद और करिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार, ये जानेंगे। एक चीज नोट करिएगा, यानी प्रयोजनवाद का जो नाम दिया था तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने नाम दिया था, इनको कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयोजनवाद का नामकरण चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग जॉन डीवी ने किया था। तो दोनों अलग अलग हैं, जॉन डीवी आपके अलग हैं और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स आपके अलग हैं। यानी नामकरण किसने दिया है, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने नामकरण दिया था प्रयोजनवाद का, और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग जॉन डीवी ने किया था। तो दोनों बातों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे भी अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो उसमें आपको चार्ल्स सैंडर्स पियर्स पे टिक करना है, और अगर से चार्ल्स सैंडर्स पियर्स नहीं है तो फिर आप जॉन डीवी में टिक करिएगा, क्योंकि नामकरण चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग जॉन डीवी महोदय ने किया था। तो चलिए आइए पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। क्या है, किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा वाले दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि जो पाठ्यक्रम पहले से चला आ रहा है वही पाठ्यक्रम नहीं फॉलो करना चाहिए। समय और स्थित परिस्थितियों के अनुसार जैसे हम लोगों के सामने सिचुएशन होती है उसके आधार पे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। यानी जो प्रेजेंट टाइम पे जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता है, वैसा हमें पाठ्यक्रम विद्यार्थी के आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को नहीं लागू किया जाना चाहिए। उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश, काल, परिस्थितियों, विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, योग्यता व उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। यानी जो भी शैक्षिक दार्शनिक हैं प्रयोजनवाद से संबंधित, उनका कहना है कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वो विद्यार्थियों की वर्तमान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाए। देश, काल, परिस्थिति और शिक्षार्थियों के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए।
आप लोग सारी इस बात से वाकिफ होंगे कि बहुत बार होता क्या है कि हर 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में टेक्स्ट बुक और करिकुलम आपका चेंज हो जाता है, अर्थात समय समय पे पाठ्यक्रम बदलता रहता है। यानी पारंपरिक चीजें जो पुरानी पड़ी हैं उनको सिलेबस से हटा करके न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि नए जमाने में, नए समय में, वर्तमान समय में किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित किया जाए। इसे ओमिशन एंड कमीशन का नियम भी बोलते हैं कि पुरानी चीजों को छोड़ना और पुरानी चीजों की जगह नई चीजों को धारण करना या क्रियान्वयन करना, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करना, इसे ओमिशन एंड कमीशन का नियम भी कहते हैं कि पुरानी चीजें जो पारंपरिक ढंग से चली आ रही हैं उनको छोड़ दिया जाए और वर्तमान जरूरत, आवश्यकता के अनुसार, छात्रों के इंटरेस्ट के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिन चीजों की प्रेजेंट समय में जरूरत है उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। वह पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं रखना चाहते, अपितु उनकी मान्यता है कि पाठ्यक्रम समाज की मांग और परिवेश के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। यानी ये कहा जा रहा है कि वे पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं रखना चाहते कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ ही विषय शामिल किए जाएं, बल्कि ये बता रहे हैं कि समाज को, परिवेश को जो जरूरत हो उसके अनुसार समय समय पे परिवर्तित होता रहना चाहिए। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने ये बताया कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा न प्रस्तुत करते हुए पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाए, इस सिद्धांत पर ज्यादा बल दिया है। अगर ये चीज हमें पता होगी कि हमें पाठ्यक्रम कैसे तैयार करना है या पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन चीजों को समावेश करना है, क्योंकि अगर इस बात पे हम बल देंगे कि पाठ्यक्रम पे बल देंगे तो पाठ्यक्रम तो समय समय पे स्थित परिस्थितियों, वर्तमान दशाओं के अनुसार समय समय पे बदलता रहता है। तो इस पे न जोर दे करके कि बना बनाया करिकुलम कैसा होना चाहिए, बल्कि करिकुलम का निर्माण कैसे किया जाए, इस बात पे ज्यादा जोर दिया है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, तो चलिए आइए एक एक सिद्धांत पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम के निर्माण के समय हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो नंबर 1 है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी उपयोगिता के सिद्धांत पे बल दिया जाना चाहिए। यानी जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा हो उस टाइम पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीजें हमें करिकुलम के अंतर्गत रखना है जो हमारे छात्रों के लिए उपयोगी हो। डेली लिविंग में, दैनिक जीवन में, आगे आने वाले समय में जिन चीजों की जरूरत हो उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश किया जाए। उपयोगिता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाए जो चीजें हमारे लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। पहला हमने बताया उपयोगिता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट का सिद्धांत, जिसे हम रुचि का सिद्धांत बोलते हैं। यानी किसी भी क्लास का अगर करिकुलम तैयार किया जा रहा है तो हमें उस कक्षा के विद्यार्थियों का एज, इंटरेस्ट, एबिलिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अगर बच्चे उस करिकुलम से इंटरेस्टेड हैं तो वो उनकी समझ में आएगा, क्योंकि हमेशा लर्निंग आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपको किसी चीज पे इंटरेस्ट होगा तो लर्निंग आपकी अच्छी होगी, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। अर्थात हमारी लर्निंग हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट होता है रुचि। नेक्स्ट है
अनुभव केंद्रित सिद्धांत, यानी बहुत बार लाइफ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो बहुत सारी चीजों का कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस कलेक्ट करते जाते हैं, तो उन अनुभव वाली चीजों को कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रिया केंद्रित सिद्धांत, यानी क्रिया केंद्रित क्या होती है, जो कहीं ना कहीं करके सीखने पे जोर दिया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जहां पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवा करके, सहभाग करा करके, बच्चों के द्वारा खुद काम करा करके बच्चे जब उस चीज को सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिया के सिद्धांत पर बल देता है। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों को अलग अलग जो हैं उनको आपस में जोड़ करके बताना या सिखाना, ये हमारा एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसके बाद है नेक्स्ट सामाजिकृत सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं सामाजिकृत के सिद्धांत को भी हमें टीचिंग में ध्यान रखना है कि करिकुलम जब तैयार किया जा रहा हो उस टाइम पे अपनी, जैसे इसके पहले अभी मैंने बताया कि समाज की मांग, परिवेश की मांग, वातावरण की मांग, परिस्थितियों की मांग, यानी जिन चीजों की वर्तमान में जरूरत हो उन चीजों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश किया जाना चाहिए। जैसे इसके पहले हम लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ रखा है, तो आजकल के उस पे करंट ट्रेंड पे देखा जाए तो एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों के लिए वोकेशनल एजुकेशन कितना उपयोगी है, तो ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाए। विविधता का सिद्धांत, यानी हर जगह आपको बायो डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं जैव विविधता देखने को मिलती है, तो जैव विविधता के सिद्धांत को भी हमें पाठ्यक्रम निर्माण फॉलो करना चाहिए। क्लासरूम में भी बहुत सारी विविधता होती है, वो आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी तो एक समान पाठ्यक्रम सभी बच्चों को पढ़ाना काफी मुश्किल काम होता है। तो इन सारी बातों को अगर करिकुलम निर्माण के समय ध्यान दिया जाए तो करिकुलम को बेहतर बनाया जा सकता है प्रयोजनवादियों के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षण की विधियां क्या हैं, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण की विधियां अपनाई। तो शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है, यानी जहां तक देखा जाए तो टीचिंग मेथड्स और टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रयोजनवादी दार्शनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह वाद किसी रूढ़वादी परंपरागत निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का समर्थन नहीं करता है, यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग थे वो परंपरागत शिक्षण विधियों पर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे परंपरागत शिक्षण विधियों में आपकी मौखिक विधि हो गई, लेक्चर मेथड्स हो गया, यानी जैसे लेक्चर मेथड्स को ही मौखिक विधि कहते हैं कि अध्यापक बोलता रहता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता बन करके सुनता रहता है, अर्थात वन वे प्रोसेस होती है, टू वे प्रोसेस नहीं होती है। तो ऐसी परंपरागत विधियों शिक्षण विधियों को नेग्लेक्ट करता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि जो शिक्षण की विधियां हो, हमारी टीचिंग मेथड्स हो, वो कहीं ना कहीं पारंपरिक न हो करके आधुनिक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आधुनिक शिक्षण विधियां कैसी हो, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हो गया, डायरेक्ट एक्टिविटीज हो गई, तो ये आपकी क्या है, आधुनिक विधियां हैं जो कहीं ना कहीं साइंस बेस्ड हैं। अपित नवीनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के सृजन एवं उपयोग को महत्व देता है। शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में प्रयोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों का हिमायती है, यानी इन शिक्षण विधियों को मानता है। सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी जब भी बच्चों को सिखाया जाए तो कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण तरीके से हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप जब भी अपनी टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करते हैं, और जब जा करके आप टीचिंग करते हैं तो उन्हीं क्लासरूम टीचिंग में
उन्हें आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जो प्लान तैयार करते हैं उनमें जनरल ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। उन्हीं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति आप टीचिंग में करते हैं। वो तब आपको पता चलता है कि क्या मेरे उद्देश्यों की पूर्ति हुई टीचिंग के दौरान या नहीं हुई, जब छात्रों का आप लोग इवैल्यूएशन करते हैं। तो सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है क्रिया का अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों में आपको करके सीखने पे ज्यादा जोर देता है। और एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण, यानी एक सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और दूसरा आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये करिकुलम होता है, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय आधारित पाठ्यक्रम, और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जिसको हम लोग बाल आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो विषय आधारित पाठ्यक्रम में हम लोग सभी बच्चों के हिसाब का एक पाठ्यक्रम बना देते हैं, चाहे वो बच्चों के लेवल के अनुसार, उनके एज के अनुसार, उनके आईक्यू लेवल के अनुसार सही हो या ना हो। अगर 5वीं क्लास का जो करिकुलम डिसाइड कर दिया तो वो फिर सबको ही पढ़ना है। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में हमेशा बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। वह पाठ्यक्रम जिसको बच्चे सीखने में रुचि दर्शाते हैं, जो उनके उम्र के अनुसार होता है, ऐसे पाठ्यक्रम को हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम कहते हैं। तो ये बाल केंद्रित सिद्धांत पे ज्यादा जोर देता है, बाल केंद्रित जैसे शिक्षण विधियों को ज्यादा फॉलो करता है। फिर है नेक्स्ट आपकी सामूहिक क्रिया का सिद्धांत, यानी बहुत सारी चीजें हम लोग ग्रुप में रह करके या ग्रुप में काम करके सीखते हैं। तो सामूहिक क्रिया के सिद्धांत पे भी जोर देता है, जैसे प्लेग्राउंड वगैरह में है, लैब वगैरह में है, लेबोरेटरी में है, लाइब्रेरी में है। बहुत बार होता क्या है कि आप लोग ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में डिस्कशन करते हुए बहुत सारी चीजें एक दूसरे से आप सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं सामूहिक क्रिया के सिद्धांत पर भी जोर देता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार जो योजना विधि है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मेथड्स कहते हैं, तो सबसे बेहतर और सबसे उपयुक्त विधि को मानते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट मेथड्स है उसको ये सबसे बेहतर विधि मानते हैं। प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि प्रोजेक्ट योजना विधि है। प्रोजेक्ट को ही हम लोग योजना भी बोलते हैं और उसी को प्रोजेक्ट मेथड्स भी बोलते हैं। इसे समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट मेथड्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं योजना बनाता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। अधिगमकर्ता कौन होता है? लर्नर, अर्थात शिक्षार्थी। लर्नर कौन होता है? शिक्षार्थी, अर्थात स्टूडेंट यहाँ पे लर्नर होता है। और योजना विधि के अनुसार कहीं ना कहीं वो खुद से प्लान डिसाइड करता है, अपने उद्देश्य डिसाइड करता है और खुद से कार्य करने का प्रयास करता है। शिक्षक का मुख्य रूप समस्या की उत्पत्ति या समस्या की पहचान करना है। यहाँ पे शिक्षक की जो भूमिका होती है वो समस्या बताएगा और साथ में थोड़ा बहुत करके मार्गदर्शन भी करेगा। तनवीर भाई अपना माइक बंद कर लीजिए। काम स्टूडेंट खुद से करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अधिगमकर्ता उस समस्या के लिए स्वयं योजना बनाता है, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक का सहयोग लेता है और अंत में प्रयोग और अनुभव द्वारा समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। समस्या समाधान के निम्नलिखित सोपान हैं। ये चीज बताया जा रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट मेथड्स होता है, उस प्रोजेक्ट मेथड्स में स्टूडेंट यानी शिक्षक कहीं ना कहीं उसको समस्या से अवगत कराता है,
अब उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, उस समस्या का समाधान शिक्षार्थी स्वयं से करता है, करके सीखता है। अगर कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है तो शिक्षक शिक्षार्थी की मदद करता है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस मेथड्स अपनाया गया वो आपका प्रोजेक्ट मेथड्स है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ स्टेप हैं कि समस्या समाधान के लिए निम्नलिखित सोपान है, कैसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। टीचिंग में भी अगर प्रॉब्लम ना होती तो टीचिंग की भी प्रक्रिया संपन्न ना होती। आज आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की जरूरत ना होती और मुझे आपको समझाने के लिए जरूरत ना होती। हमेशा टीचिंग प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, यानी जब कहीं ना कहीं शिक्षार्थी के सामने कोई ना कोई समस्या होती है और वह अपनी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों की समस्या का समाधान करता है, इसी को टीचिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो योजना विधि के जो चरण हैं, तो समस्या की पहचान, सर्वप्रथम कोई ना कोई आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आपको उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है, फिर समस्या के तत्वों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उनका अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम विश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण को क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ते हैं उसको आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो उसको हम संश्लेषण कहते हैं। तो समस्या के तत्वों का विश्लेषण करना अर्थात उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके एक एक समस्या का समाधान करना। फिर होता है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना होता है, परिकल्पना को हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये रिसर्च की टर्मिनोलॉजी है। हाइपोथेसिस यानी इसको ऐसे आप समझिए, मैं परिकल्पना को आपको ऐसे समझा रहा हूं कि परिकल्पना क्या होती है। यानी बहुत बार होता क्या है कि हमारे सामने अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या का एग्जैक्ट हल नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में कहीं ना कहीं हम परिकल्पना करते हैं कि ये समस्या ऐसे ऐसे हुई होगी, और फिर उसी की सत्यता की पुष्टि के लिए हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। एक बार होता क्या है कि जंगल में एक साधु कुटी बना करके रह रहा था, बाग बगीचा था, वहां पे उसकी झोपड़ी बनी हुई थी। 2-4-5 दिन के लिए वो बाहर चला जाता है और जब लौट के आता है तो वो देखता है कि उसकी झोपड़ी वहां से पलटी हुई पड़ी हुई होती है और बाग बगीचा उसका उजड़ा हुआ पड़ा होता है, पेड़ पौधों की ब्रांचें टूटी हुई पड़ी होती हैं। अब जब वो व्यक्ति आकर के ऐसा देखता है पूरा अस्त व्यस्त उथल पुथल, तो अगले व्यक्ति के ब्रेन में एक हाइपोथेसिस बनती है, परिकल्पना बनती है कि आखिर जब मैं गया था तब इसको सारी स्थितियां ठीक थी, लेकिन ये कैसे हुआ। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए उसके ब्रेन पे विचार आता है, परिकल्पना करता है कि इसको किसने किया। तो पहली परिकल्पना उसको आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बगल में स्कूल है यहाँ गांव पे, तो कहीं स्कूली बच्चों ने आ करके तोड़ फोड़ तो नहीं किया है। चलिए मान लेते हैं कि अगर स्कूली बच्चों ने तोड़ फोड़ किया है। फिर दूसरी परिकल्पना उसके ब्रेन पे आती है कि कहीं आंधी तूफान की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। अब उसके ब्रेन पे दो आती हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कौन सी परिकल्पना सही होती है। अब जैसे मान लेते हैं पहली परिकल्पना के बारे में कि हो सकता है स्कूली बच्चों ने ये तोड़फोड़ किया हो, तो अब
वो पता करता है कि क्या इस बीच स्कूल खुला हुआ था। तो पता चलता है कि स्कूल तो इस बीच बंद था, क्योंकि जो स्कूली बच्चे थे वो बाहर टूर में गए हुए थे, पिकनिक में गए हुए थे। अर्थात उसकी पहली परिकल्पना यहाँ से गलत हो जाती है, मतलब सत्य नहीं होती है, क्योंकि उसने बच्चों के बारे में सोचा कि शायद बच्चों ने ये तोड़फोड़ कर दिया हो। तो पता चलता है कि स्कूली बच्चे तो छुट्टी में थे और वो बाहर पिकनिक में गए हुए थे, अर्थात स्कूली बच्चों के द्वारा ये तोड़फोड़ नहीं किया गया है। अर्थात जो पहला हाइपोथेसिस था उसका ये रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। अब वो दूसरी हाइपोथेसिस जो उसने अपने माइंड पे बनाया था कि कहीं आंधी तूफान की वजह से तो नहीं हुआ, अब इसकी पुष्टि के लिए खोजबीन करता है। तो चलिए अब इस पे देखते हैं कि आंधी तूफान की वजह से हुआ है। तो अगर आंधी तूफान आया होगा और इतना ज्यादा आंधी तूफान आया होगा कि बाग बगीचे उजड़ गए हैं, सब जगह नुकसान हुआ है, तो अगर आंधी तूफान आया होगा तो फिर सब जगह ही आया होगा, किसी एक जगह नहीं आया होगा। तो वो दूसरी जगह भी जा करके पता चलता है, गांव में जा करके देखता है या इर्द गिर्द के पेड़ों को देखता है कि क्या दूसरी जगह के पेड़ पौधे उजड़े हुए हैं, बाग बगीचे टूटे हुए हैं, गांव में किसी का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो पता चलता है कि हाँ, और भी दूसरे लोगों के ऐसे नुकसान हुए हैं। तो कुछ कुछ अब दूसरी वाली उसकी हाइपोथेसिस सही होती है, अभी पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए वो न्यूज़पेपर के पन्ने पलटता है, पन्नों को पलट करके भी देखता है कि क्या अगर इतना ज्यादा आंधी तूफान अगर आया होगा तो कहीं ना कहीं खबर में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी आया होगा। तो पता चलता है कि हाँ, आंधी तूफान आया था। यहाँ से उसकी ये परिकल्पना सही हो जाती है। तो ये मैंने आपको हाइपोथेसिस, परिकल्पना को बताया कि परिकल्पना क्या होती है, किस तरह से परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। बहुत बार आपके घर में चोरी हो जाती है, आपको पता नहीं होता है कि आखिर किसने किया, आप गेस लगाते हैं कि हो सकता है फला व्यक्ति से हमारा रंजिश था, वो हमारा नुकसान कर सकता है या हमारे घर में चोरी करवा सकता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर जैसी परिकल्पना आप बनाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो आपकी परिकल्पना सही होती है, उस परिकल्पना की आप लोग जांच भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर सही साक्ष्य मिल रहे हैं तो वो लास्ट में पता चलता है कि नहीं, ये परिकल्पना हमारी सही है। तो ऐसे ही रिसर्च में भी जब रिसर्च स्टार्ट किया जाता है तो उसके शुरुआत में हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, परिकल्पना बनाई जाती है, और जैसे ही परिकल्पना हमारी सही होती है तो इसके बाद फिर आगे के स्टेप में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है परिकल्पना का परीक्षण। पहले हमने परिकल्पना का निर्माण किया, फिर जैसे ये सत्यता की जांच जो हमने बताया, ये आपका परिकल्पना का परीक्षण हो गया, और लास्ट में फिर हम लोग मूल्यांकन करते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद प्रयोग विधि, खोज विधि, क्रिया विधि, प्रत्यक्ष अनुभूत विधि, सामूहिक क्रिया विधि, योजना विधि, प्रयत्न एवं भूल विधियों में शिक्षा देने का हिमायती है। यानी ये बताया जा रहा है, सबसे फेमस विधि हमने बताया कि जो प्रयोजनवाद की सबसे जबरदस्त विधि है वो आपकी प्रोजेक्ट मेथड्स है। इसके बाद भी अभी कुछ विधियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, या लेक्चर के जो मेन पॉइंट हों वो आप लोग नोट करते जाया करिए। जैसे कि बताया, प्रयोजनवाद प्रयोग विधि पे यानी एक्सपेरिमेंट मेथड्स पे जोर देता है। एक्सपेरिमेंट मेथड भी कहीं ना कहीं साइंस बेस्ड होता है। खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड्स, जिसको हम लोग खोजी विधि कहते हैं। इसके बाद क्रिया विधि, करके सीखने वाली विधि, और प्रत्यक्ष विधि यानी जो डायरेक्ट कोई चीज, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हमारी डायरेक्ट एक्टिविटीज आती हैं। जैसे छोटी क्लासों के बच्चों को सिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी क्रियाकलाप जिनमें बच्चों को हम खुद सहभाग करा करके और करके वो चीज सिखाते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभूत विधि, सामूहिक क्रिया विधि, योजना विधि, जिसको योजना प्लानिंग मेथड्स बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल विधियों में शिक्षा देने का हिमायती है। ये प्रयोजनवाद की मुख्य विधियां थी। चलिए शिक्षक को भी देख लेते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक के क्या गुण बताए गए हैं। तो प्रयोजनवाद शिक्षक को
नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला, अद्यतन ज्ञान विज्ञान से भिन्न, अनुभवशील, क्रियाशील और परिश्रमी होने पर बल देता है। उसका मानना है कि शिक्षा को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग शिक्षक के बारे में बताते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, साथ साथ अध्ययनशील होना चाहिए, पुरानी पद्धति का नहीं होना चाहिए। नई चीजें अगर कोई आ रही हैं टेक्नोलॉजी में तो अपने टीचिंग के दौरान उनका समावेशन करना चाहिए और सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। उसी के अनुरूप अपने शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए जो अपने शिक्षार्थियों का हमेशा हमेशा मार्गदर्शन करता रहे, सलाह देता रहे, सलाह के रूप में कार्य करना चाहिए। ये शिक्षक की क्वालिटी बताई गई है कि ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक में भी होना चाहिए। शिक्षक को परिश्रमी होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाला होना चाहिए, टीचिंग के मेथड्स में नई शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रों का सहयोग करना चाहिए, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाना चाहिए और साथ साथ परिश्रमी होना चाहिए। छात्रों की अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान करना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सर। क्या बात है, धीरे धीरे करके स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम हो रही है आजकल। इसके पहले तक अभी तक 45 तक स्टूडेंट स्ट्रेंथ रहती रही है।